स्वागत है आपका मेरे YouTube लेक्चर में और मैं प्रशांत गुप्ता। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रिंसिपल होता है जिसका यूज़ हम डायलिसिस में करते हैं। तो कैसे उसका यूज़ हम डायलिसिस में करते हैं ये हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो हम शुरू करते हैं ऑस्मोसिस की डेफिनेशन के साथ। तो ये है हमारा ऑस्मोसिस एक प्रोसेस। ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी कि ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कहाँ से? एक लोअर कंसेंट्रेशन एरिया से हायर कंसेंट्रेशन एरिया। लोअर कंसेंट्रेशन एरिया का मतलब हुआ ऐसी वाली साइड जहां पर सॉल्यूट पार्टिकल हमारे कम हो और सॉल्वेंट ज़्यादा हो, और दूसरी वाली साइड में हम हायर कंसेंट्रेशन देखते हैं तो उसमें सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा होते हैं। तो हमारे ये कंटेनर, ये हम एग्जांपल में लेते हैं। तो एक कंटेनर है जिसमें हमने वाटर भरा हुआ है और वहीं पर अगर हम 5 मॉलिक्यूल इस साइड देखते हैं उसे हम बोलते हैं हायर कंसेंट्रेशन, यानी वहां पर सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा है। अब सॉल्यूट में हम NaCl ले सकते हैं, शुगर पार्टिकल ले सकते हैं। हम यहाँ पे NaCl सपोज करते हैं। तो यहाँ पर मान लो 5 पार्टिकल हो गए नमक के। तो ये हमने बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई है और इस तरफ है हमारे नमक के 3 पार्टिकल। लेट सपोज ये पहले कंटेनर खाली था, इसमें पहले हमने पानी भरा दोनों तरफ बराबर, फिर इसमें एक तरफ हमने 5 पार्टिकल डाल दिए नमक के, इस तरफ डाल दिए 3 पार्टिकल नमक के, इस तरफ हमने कम नमक डाला, इस तरफ ज़्यादा नमक डाला, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। थोड़ी देर में क्या हमने देखा रिजल्ट में कि ये जो वाटर है ये इस तरफ आ गया, यानी कि यहाँ पर 3 पार्टिकल है, यहाँ पर 5 पार्टिकल है, तो ज़्यादा पार्टिकल वाले की तरफ पानी चला गया। तो इससे क्या हुआ, ये जो प्रोसेस हुआ पूरा, इस प्रोसेस को हमने बोला ऑस्मोसिस। अब इस ऑस्मोसिस प्रोसेस का हमारी लाइफ में क्या यूज़ है, हम जो डायलिसिस करते हैं वहाँ पर ये कैसे यूज़ होता है, ये हम आगे जानेंगे। और ऑस्मोसिस को हम बोलते हैं सॉल्वेंट डिफ्यूजन या फिर डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट भी कहा जाता है ऑस्मोसिस को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सॉल्वेंट है यानी कि जो ज़्यादा मात्रा में है सॉल्वेंट यानी वाटर, वो क्या कर रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज होके दूसरी साइड चला जा रहा है। तो इसीलिए हम बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन के बारे में, एक हमने जनरल चीज़ इसके बारे में जानी कि ये है क्या प्रोसेस, इसमें क्या होता है। फिर इसके बाद आते हैं कुछ ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस, उनके बारे में हम देखते हैं। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये है ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस। ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस हमारे 3 टाइप के होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। तो इन तीनों सॉल्यूशंस में क्या डिफरेंस होता है, जो हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशंस है इसका मतलब ये होता है बोथ साइड्स ऑफ सेल इनसाइड एंड आउटसाइड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज सेम। यानी कि कोई भी एक ऐसा एरिया जहाँ पर क्या है, ऑस्मोटिक सॉल्यूशन है और वहाँ पर एक सेल है, तो जो सेल के अंदर कंसंट्रेशन है वही सेल के बाहर कंसंट्रेशन है। मतलब ये हमारा एक एरिया है जहाँ पे ये हमारा सेल है और ये आउटसाइड द सेल एरिया, तो दोनों तरफ फ्लूइड भरा हुआ है। अब इस फ्लूइड में क्या है, जो सेल के बाहर वाली हमारी साइड है उस फ्लूइड में 3 पार्टिकल हैं, यानी कि 3 पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट हैं। वहीं हम अंदर देखें तो अंदर भी सेल के फ्लूइड भरा है, वहां पर भी 3 पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंस है।
इसका मतलब है दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर है, तो बराबर कंसंट्रेशन है मतलब ये हो गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन। वहीं दूसरा हम देखें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि ये जो हमारा सेल है इसके अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन है, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा हैं और बाहर हम देखें तो यहाँ पर एक ही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कंसंट्रेशन हो गई आउटसाइड द सेल कम, ठीक है, लोअर। तो ये हो गया हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। वहीं हाइपरटोनिक मतलब इसका उल्टा, तो इसमें क्या है जो बाहर वाली साइड है वहाँ पर पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है और जो सेल के अंदर वाली साइड है वहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल कम है। तो ये तीन तो हो गए सॉल्यूशन के टाइप, लेकिन जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्यूलर टाइप है वो है हमारा आइसोटोनिक, इस पे हमारे सेल जिंदा रहते हैं। अगर इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन आती है तो हमारे जो सेल हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, मरना शुरू हो जाते हैं। क्यों? अब अगर हमारी ये वाली कंडीशन लेट सपोज हो जाती है कि हमारे जो सेल है उसके अंदर कंसंट्रेशन बढ़ गई और जो बाहर वाली साइड है वहाँ पर कंसंट्रेशन हो गई कम, जो बाहर वाला फ्लूइड है वो सेल के अंदर जाने लगेगा। जैसा हमने ऑस्मोसिस में अभी पढ़ा था कि जहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है फ्लूइड क्या करता है उस तरफ को भागने लगता है, ठीक है। तो अब ये जो बाहर वाला फ्लूइड दिख रहा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो ये वाला फ्लूइड सेल के अंदर घुस जाएगा क्योंकि अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर मॉलिक्यूल ज़्यादा है। तो ये सारा पानी जब सेल के अंदर भरने लगेगा तो सेल की कंडीशन ऐसी से ऐसी हो जाएगी, भर जाएगा। यानी कि पहले इसमें 3 सॉलिड पार्टिकल थे, फिर इसमें 3 सॉलिड पार्टिकल में पानी आ गया बहुत सारा, और जब इसके अंदर फ्लूइड भरने लगेगा बहुत सारा तो क्या होगा, सेल हमारा फूल जाएगा। और वो जब सेल क्या करता है फूलने लगता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस। डीप्लाज्मोलाइसिस या फिर ये डीप्लाज्मोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आउटसाइड जो सेल की होती है वहां से वाटर क्या करना मूव करना शुरू कर देता है इनटू दी सेल, यानी कि बाहर से जब भी वाटर मूव करेगा सेल की अंदर वाली साइड को तो उसे बोलेंगे डीप्लाज्मोलाइसिस। और डीप्लाज्मोलाइसिस की वजह से सेल में आ जाती है टर्जिडिटी, टर्जिड हो जाते हैं सेल मतलब मोटे हो जाते हैं, उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हो जाती है खराब। फिर इसके बाद अगर हम देखें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन, अगर हमारे सेल में कंसंट्रेशन हो गई कम और बाहर कंसंट्रेशन हो गई ज़्यादा तो भी खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ये जो सेल के अंदर पानी भरा है ये आ जाएगा बाहर, और जब हमारे सेल के अंदर से फ्लूइड बाहर की तरफ को मूव करने लगेगा तो हमारा सेल हो जाएगा पतला, ये ऐसे से हो जाएगा सिकुड़ा हुआ। और जब हमारा सेल सिकुड़ने लगेगा तो उसको हम बोलते हैं फ्लैसिड सेल। फ्लैसिड मतलब बिल्कुल सिकुड़ा हुआ, श्रंकन। और जब ये सेल हमारा सिकुड़ जाएगा तो ये हमारे लिए खतरनाक कंडीशन बन जाएगी जिसपे हमारे सेल जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो हमारे लिए जो नॉर्मल कंडीशन होती है वो होती है ह्यूमन सेल्स के लिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन वाली। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन जरूरी है जहाँ पर कंसंट्रेशन दोनों की बराबर हो। अगर कंसंट्रेशन एक तरफ ज़्यादा हो जाती है या फिर एक तरफ कम हो जाती है तो वो हमारे लिए खतरनाक होती है। और इन्हीं सॉल्यूशन के बेस पर हम टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस देखेंगे। तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस दो तरीके के होते हैं, एक होता है एंडो ऑस्मोसिस, दूसरा होता है एक्सो ऑस्मोसिस। तो इसमें क्या होता है एंडो ऑस्मोसिस में, व्हेन अ सब्सटेंस प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव्स इनटू द सेल, देन द सेल बिकम्स टर्जिड ड्यू टू डीप्लाज्मोलाइसिस। When a substance placed in hypertonic solution, the solvent moves out from the cell. Then the cell becomes flaccid due to plasmolysis. इनका सिंपली मीनिंग है
एंडोऑस्मोसिस में क्या होता है कि जब भी हम किसी सॉल्यूशन में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है कि उसमें आउटसाइड वाली जो कंसंट्रेशन है वो है कम, ठीक है। हम उसमें एक सब्सटेंस डालते हैं कोई सा भी, ठीक है, तो वो उसमें क्या शुरू हो जाता है, डी प्लाज्मोलाइसिस का मतलब होता है जो बाहर वाला एरिया यानी अराउंड द सेल एरिया होता है, वहां से फ्लूइड मूव करना चालू कर दे सेल के अंदर, यानी कि बाहर वाली साइड से अगर फ्लूइड यानी पानी सेल के अंदर घुसना शुरू हो जाए उसे बोलते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस। तो वहां पर डीप्लाज्मोलाइसिस शुरू हो जाए, अब इस वाले एरिया से सेल के अंदर पानी जाना शुरू हो गया, तो इस वाली कंडीशन को डीप्लाज्मोलाइसिस बोलेंगे। ये होता है हमारा एंडोऑस्मोसिस। ये क्यों होगा, जब सेल के अंदर की जो कंसंट्रेशन है वो हो जाए ज़्यादा, बाहर हो गए 3 मॉलिक्यूल, अंदर हो गए 5 मॉलिक्यूल, तो यहाँ का पानी अंदर चला जाएगा। तो यही होती है हमारी एंडोऑस्मोसिस, यानी बाहर वाली साइड से किसी भी सेल में जब पानी घुसना शुरू हो जाए या फिर सॉल्वेंट का जाना शुरू हो जाए, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव्स इनटू द सेल, देन द सेल बिकम टर्जिड, यहाँ पर सेल हो जाएगा मोटा, जो हमारे लिए सही नहीं है। दूसरा होता है एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस में क्या होता है, व्हेन अ सब्सटेंस प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, द सॉल्वेंट मूव्स आउट फ्रॉम द सेल, then the cell becomes flaccid due to plasmolysis। अब इसमें क्या होगा कि एक सॉल्यूशन है जिसमें कंसंट्रेशन है ज़्यादा, ठीक है, कंसंट्रेशन ज़्यादा मतलब इसमें सॉल्यूट ज़्यादा है। अब हम एक लो कंसंट्रेशन वाला सेल इसमें डाल देते हैं, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जिसकी कंसंट्रेशन है कम, ठीक है, इससे कम है सॉल्यूशन से। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमने डाल दिया ये वाला सेल, तो क्या करेगा, इसके अंदर जो पानी होगा सेल के अंदर वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से ये प्रोसेस होगा प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस होता है जब सेल के अंदर से पानी जो है बाहर की तरफ निकलने लग जाए ड्यू टू कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारा सेल सिकुड़ जाएगा। अब ये भी हमारे लिए खतरनाक है, लेकिन ये जो प्रोसेस हुआ अंदर सेल के अंदर से बाहर की साइड में ज़्यादा कंसंट्रेशन होने की वजह से फ्लूइड बाहर आ गया, सॉल्वेंट बाहर आ गया, तो इसको हमने बोला एक्सोऑस्मोसिस। सिंपली एंडोऑस्मोसिस का मतलब ये हुआ कि ऑस्मोसिस टूवर्ड्स दी सेल, यानी इनसाइड दी सेल, यानी सेल के अंदर को तरफ को जब ऑस्मोसिस होगी, या फिर डिफ्यूजन ऑफ वाटर, यानी सेल के अंदर को पानी डिफ्यूज हुआ, बाहर वाली साइड से अंदर चला गया, उसको बोलेंगे एंडोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस मतलब सेल से पानी बाहर को आ गया, यानी पानी डिफ्यूज टुवर्ड्स आउटसाइड, ठीक है। तो ये हो गए हमारे दो कॉन्सेप्ट, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। तो इनके टाइप्स हो गए, अभी हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस। तो अब हम इनका यूज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम ये देखेंगे इसका एक फॉर्मूला होता है। ये एक फॉर्मूला होता है जिससे कि हम ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये जो साइन दिया हुआ है इसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, और ये जो m है यहाँ पर ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है, और r है यहाँ पर गैस कांस्टेंट, t है यहाँ पे टेम्परेचर। तो अगर हम किसी भी सॉल्यूशन की हम ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना चाहें तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। ये तो हो गया हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करने वाला सिंबल। इसके बाद m का मतलब है यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की कितनी कंसंट्रेशन है। फिर r का मतलब हो गया गैस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू है एक, इसको पुट कर देंगे। T फॉर टेम्परेचर की उस कंडीशन में कितना टेम्परेचर है, तो इससे तो हम निकाल सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। देन इसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन देखने वाले हैं कि जो हमारे ह्यूमन बॉडी है वहाँ पर इसका क्या यूज़ है, क्या एप्लीकेशन है, कहाँ पर ये ऑस्मोसिस काम में आता है।
तो ये हैं हमारे कुछ एप्लीकेशंस ऑफ ऑस्मोसिस इन ह्यूमन सिस्टम्स, यानी हमारी जो बॉडी सिस्टम है यहाँ पर ऑस्मोसिस कहाँ कहाँ यूज होता है। वैसे तो कई जगह यूज होता है, पर मैंने 3 टॉपिक यहाँ पर उठाए हैं। तो 3 में से पहला आता है कॉलेरा, क्योंकि कुछ लोगों को कॉलेरा हो जाता है ड्यू टू बैक्टीरिया। ठीक है, तो जो कॉलेरा होता है इसमें हमारे पेशेंट होते हैं उनको डिहाइड्रेशन हो जाता है। वो क्यों हो जाता है, हमारी जो इंटेस्टाइन होती है वहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है ऑस्मोसिस की वजह से, जिससे कि हमारा फ्लूइड बैलेंस रहता है। अब होता क्या है कॉलेरा में, ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, यानी कि वहाँ पर क्या होता है इंटेस्टाइन में हमारी बैक्टीरिया बहुत सारा ओवर पॉपुलेट हो जाता है, यानी बैक्टीरिया की जनरेशन हो जाती है। उसकी वजह से ये जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है ये रिवर्स हो जाता है, यानी कि ये बैक्टीरिया क्या करते हैं वाटर को एब्जॉर्ब होने से रोकते हैं। तो उस वाटर के एब्जॉर्प्शन की रुकने की वजह से क्या हो जाता है डिहाइड्रेशन, क्या है, क्योंकि जब इंटेस्टाइन से हमारा वाटर एब्जॉर्ब ही नहीं होगा बॉडी में सेल्स में, तो वहाँ वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाएगा पेशेंट को। ठीक है, तो ये होता है ऑस्मोसिस का यहाँ पर इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ऑस्मोसिस की वजह से ही इंटेस्टाइन में से वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। दूसरा आता है फीलिंग थर्स्टी आफ्टर टेकिंग साल्टी फूड। जब भी हम कोई नमकीन चीज़ खाते हैं, कुछ भी साल्ट वगैरह इंटेक करते हैं, तो क्या होता है हमें तुरंत से प्यास लगने लग जाती है। अब ऐसे ही गर्मियों में होता है, अगर हम खारा पानी पीते हैं, साल्टी वाटर पीते हैं, तो हमें तुरंत से और प्यास लगने लगती है। तो इसकी वजह से, ठीक है, किसकी वजह से होता है ये ऑस्मोसिस की वजह से, क्योंकि जितना हम साल्ट इंटेक करेंगे यानी सोडियम का इंटेक करेंगे उतनी ज़्यादा हमें प्यास लगेगी, उतना हमें वाटर की नीड होगी, इसीलिए हमें प्यास लगती है। देन आरआरटी, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी कि डायलिसिस, हीमोडायलिसिस में, पेरिटोनियल डायलिसिस में, दोनों जगह पे हमारा ऑस्मोसिस काम में आता है। हमने पहली वाली वीडियो में भी पढ़ा है कि ऑस्मोसिस जो है एक प्रिंसिपल है जिसके बेस पर डायलिसिस काम करती है। वैसे तो 5 प्रिंसिपल पे काम करती है, बट ऑस्मोसिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ऑस्मोसिस के बारे में हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो जो यूज़ ऑफ ऑस्मोसिस है वो डायलिसिस में कैसे होता है, यानी कि जब हम डायलिसिस पेशेंट की करते हैं तो वहाँ पर ऑस्मोसिस का कैसे हम यूज़ कर रहे हैं, उसका यूज़ करते हैं हम डायलिसिस के डायलिसेट फ्लूइड के थ्रू। जो डायलिसेट फ्लूइड होता है हमारा, उसमें हम एक एग्जांपल लें तो शुगर कंपोजिशन, तो शुगर कंपोजिशन उसमें हम रखते हैं 200 mg/dl। क्यों, क्योंकि हमें पेशेंट के बॉडी में से निकालना है फ्लूइड। ठीक है, अब पेशेंट की बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड जो ओवरलोड हो गया है उसको निकालने के लिए हम जैसे कि सपोज करते हैं ये हो गया हमारा ब्लड कंपार्टमेंट और ये है हमारा डायलिसेट कंपार्टमेंट। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पर ब्लड है, इस ब्लड में ये है पेशेंट का नॉर्मल ब्लड। नॉर्मल ब्लड के अंदर जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो 70 to 100 mg/dl होता है। ये होती है नॉर्मल ब्लड की शुगर की लेवल। जो नॉर्मल पेशेंट हो, जो जो डायबिटिक नहीं होते हैं, उनका जो ब्लड की कंपोजिशन हो गई उसमें इतना शुगर प्रेजेंट है। तो हमने इधर क्या करा, डायलिसेट जो है डायलिसेट में 200 mg/dl शुगर ऐड कर दिया। अब इससे क्या होगा, ये हो गया हमारा ब्लड कंपार्टमेंट, ये हो गया डायलिसिस कंपार्टमेंट। अब यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ क्या होगा ऑस्मोसिस, कैसे, यहाँ पर जितना फ्लूइड था वो फ्लूइड क्या करेगा इस तरफ आना शुरू हो जाएगा डायलिसेट कंपार्टमेंट में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर है कंसेंट्रेशन कम 70 से 100 ब्लड में हमारे, और इस तरफ डायलिसेट में अगर हम करेंगे तो 200 mg/dl, तो इधर हो गई सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा शुगर के, तो क्या होगा ये जो फ्लूइड है ये इस तरफ डायलिसेट में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमने क्या करा, उसका जो ओवरलोड है फ्लूइड उसको हमने रिमूव कर दिया। तो ये ऑस्मोसिस टेकन प्लेस इन डायलिसिस। ठीक है, तो ऐसे हम ऑस्मोसिस का डायलिसिस में यूज करते हैं।
ठीक है। अब ये तो हमने एक कंपोनेंट की बात करी, डायलिसेट में हमने सिर्फ अभी शुगर की बात की है कि हम शुगर ऐड करते हैं तो उससे ऑस्मोसिस होता है। इसकी जगह पर बाकी पार्टिकल्स भी होते हैं, बाकी कंपोजिशन भी होती है डायलिसेट में, और हमारे ब्लड की कंपोजिशन देखी जाती है, तो उसको कंपेयर करके तो हम डायलिसेट का प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ पर हमारी ऑस्मोसिस का यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर ऑस्मोसिस का। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।